तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से मुक्त कर दिया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने 3 पब्लिक सेक्टर बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया है। अब आपके माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, पहले तो ये 3 बैंक कौन से हैं और ये पीसीए फ्रेमवर्क क्या है। तो पीसी की फुल फॉर्म देखो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अरे ये होता क्या है, तो देखो बिल्कुल मैं सिंपल लल्लू तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो बैंक है, कोई भी बैंक है, अगर वो आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, उसके रूल्स हैं, उसको फॉलो नहीं करता, तो आरबीआई क्या करता है, उन बैंक के अगेंस्ट एक एक्शन लेता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और इस एक्शन के कारण वो बैंक न तो कोई ब्रांचेस खोल पाते हैं, न वैकेंसी निकाल पाते हैं, मतलब उनकी एक तरह से पावर छीन ली जाती है आरबीआई के द्वारा। तो इस तरह से मैंने आपको सिंपल सा समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब उसी चरण में आरबीआई ने 3 पब्लिक सेक्टर बैंक को पीसीए से बाहर कर दिया है। तो वो बैंक कौन से हैं, उनके नाम आपको जानना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक। अच्छा, यहां पे टर्म आई है आरबीआई, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। और आरबीआई के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर आपको याद हो गया है तो मेरे साथ साथ बोलना। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दिवस बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है। रिसेंटली बात करूं तो मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक एग्जाम में देखा था, इसकी स्थापना दिवस पूछी गई थी। तो क्या है स्थापना दिवस, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और गवर्नर का नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी दिसंबर में बने थे। कौन थे, शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं। इनसे पहले थे उर्जित पटेल 24 के नंबर के, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अच्छा देखो, आरबीआई के गवर्नर से 2 और तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं एग्जाम में, जैसे कि आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे और आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर पूछता है आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर, तो उनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। और मैं आपको हमेशा जब भी आरबीआई पढ़ाता हूं तो इनको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं, ABCD। तो यहां से ए से बनेगा ऑस, बी से बनेगा बॉर्न। हाँ मुझे पता है ऑसबॉर्न की स्पेलिंग ओ से चालू होती है, लेकिन ट्रिक है ना, तो हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। AUS ऑस, BORN बॉर्न, तो ऑसबॉर्न स्मिथ AB से आ जाएगा, और CD से तो CD देशमुख बन ही रहा है ना। तो ये काफी अच्छी ट्रिक है, मुझे ये ट्रिक काफी पसंद है। एक्चुअल में ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, ये आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट बॉक्स में ये ट्रिक लिखी थी, मुझे काफी पसंद आई, इसलिए मैं आप लोगों से साथ शेयर करता हूँ। उस बच्ची का नाम मैं भूल गया जिसने ट्रिक बनाई थी, नहीं तो मैं उनका नाम भी शेयर करता हूँ। देखो मैं आप लोगों से ही बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हो तो मुझसे शेयर किया करो। मेरे को अगर वो पसंद आती है, अगर वो सबके लिए फायदेमंद है, तो मैं यहाँ पे आपके नाम के साथ उसे सबको बताऊंगा। देखो, इस चैनल को जितना पॉजिटिव, जितना इंफॉर्मेटिव हम बना सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। और ये केवल मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग इसे अपना समझोगे ना, तभी इसे आप बेहतर बना पाओगे। अगर आपको इससे फायदा मिल रहा है, तो अगर आपके पास कुछ भी अच्छा है तो आप शेयर किया करो, ताकि हम इसे और अच्छा बना सके। अच्छा देखो, आरबीआई का जो लोगो है ना, उससे भी प्रश्न बनता है। जो आरबीआई का ये पेड़ देख रहे हो ना, ये काय का पेड़ है पूछा जाता है, तो आंसर होगा पाम ट्री। हिंदी में बोलेंगे तो ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़। और ये जानवर कौन सा है, बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, HSSC के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पे बना था, तो आंसर होगा हिल्टनियन समिति। अच्छा, जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी रेट्स होती है ना, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूं अभी क्या चल रही है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो को बहुत टाइम बाद देख रहे हो, तो एक बार ये जो रेट्स है, एक बार आप आरबीआई की साइट से चेक कर लेना, क्योंकि अभी तो मैं आपको आरबीआई की साइट से चेक करके बता रहा हूं। और ये याद रखना, मुझ पर आप ट्रस्ट करना, ये जब भी मैं आपको बताऊंगा, अगर 5 दिन बाद फिर से ये रेट बतानी पड़ी ना, मैं एक बार साइट जरूर चेक करता हूं, क्योंकि ये हर तिमाही में चेंज हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी कोई रिस्क नहीं लेता, एक बार आरबीआई की साइट से चेक करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर काफी टाइम बाद आप इसको देख रहे हो, तो एक बार ये रेट्स चेंज होती रहती है, आप चेक कर लेना। तो रेपो रेट क्या चल रही है, 6.5%। रिवर्स रेपो रेट क्या चल रही है, 6.25%। और CRR, अच्छा देखो, यहां से एक और तरह से प्रश्न बनता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ऐसे दे करके। CRR की फुल फॉर्म क्या होगी, तो कैश रिजर्व रेशियो कितना चल रहा है, 4%। SLR यानी कि स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कितना चल रहा है, 19.5%। एक अपडेट आया था दिसंबर में आरबीआई की तरफ से, उसने कहा था आरबीआई ने कि 2019 के मध्य तक ये SLR को हम 18% तक लेकर के आएंगे, और हर बार जब भी इसको चेंज करने का मौका मिलेगा, हम 0.25% की इसमें कमी लाएंगे। भाई कमी लाएंगे तभी तो 19.5 से 18% आएगा। बैंक रेट क्या चल रही है, 6.75%। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी चल रही है, 6.75%। तो इस प्रश्न से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिम बजट 2019-20 में सरकार ने MGNREGA के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 60,000 करोड़ रुपीस। अच्छा, तो आपको पता है अभी कल अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया गया। भाई आपको पता है ना, इस साल अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसके पहले जो बजट आएगा वो अंतरिम बजट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर इसके बाद जो सरकार आएगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी। अच्छा, आपको पता है वैसे तो बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि है अरुण जेटली। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये विदेश गए हुए हैं इलाज कराने। तो यहाँ पे हमने इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है पीयूष गोयल को, तो उन्हीं ने ये इंटरिम बजट पेश किया है। तो उसमें MGNREGA के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये डेटा आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी MGNREGA की? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में बोलूंगा तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। अच्छा, मैंने बोला रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, तो इससे आप लिंक करके याद करो। मैंने आपको कल बताया था NSSO सर्वे, NSSO यहाँ पे O का मतलब ऑफिस था, मैंने आपको कल बताया था इसकी फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। तो NSSO सर्वे के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% रही है। ये मैंने कल बताया था और मैंने बोला था इसको याद कर लेना, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना के कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अजीत कुमार ने। तो अभी हाल ही में अजीत कुमार ने पश्चिमी नौसेना यानी कि वेस्टर्न नेवी के कमांडिंग इन चीफ के रूप में पद ग्रहण किया है। अच्छा, आपको याद होगा कल के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको इंडियन नेवी के 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बताए थे। चलो केवल आपके लिए मैं एक बार फिर उनको रिवीजन करा देता हूं। तो ऑप्शन बी आप देखिए, ऑप्शन बी पे क्या है? जी अशोक कुमार। ये नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ यानी कि उपाध्यक्ष बने थे। अच्छा सुनो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना आज का अजीत कुमार वाला, ये पहले नौसेना स्टाफ में वाइस चीफ ही थे, पर अब वेस्टर्न नेवी में कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। ऑप्शन सी क्या है? MS पवार। ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख, इंग्लिश में बोलेंगे तो डेप्यूटी चीफ बने थे। तो मैंने केवल आपके लिए ये तीनों को एक साथ बता दिया है ताकि आप इन्हें एक जगह पर नोट कर सको। और देखो आप इन्हें साथ के साथ याद भी कर लेना, बाकी आपको भूलने मैं नहीं दूंगा, ये मैं आपसे गारंटी देता हूं। पर एक बार आप याद करके तो देखो। अच्छा देखो, नेवी की बात हुई है तो हमारे नेवी चीफ कौन है? अच्छा ठीक है, हमारी जो तीनों सेना है उनके चीफ का मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। देखो, नेवल चीफ कौन है? सुनील लांबा है। एयर चीफ मार्शल कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ है। और आर्मी चीफ बिपिन रावत है। अच्छा, आपको पता है ना, मैं आपको चीजें लिंक करा करा के याद कराता हूं, तो बिपिन रावत से आपको याद आना चाहिए। अभी 27 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, वर्तमान में हमारी रक्षा मंत्री कौन है? तो आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण है। और ये हमारी दूसरी महिला रक्षा मंत्री हैं। तो फिर प्रश्न बन जाएगा पहली कौन थी? आंसर होगा इंदिरा गांधी। पर रुको रुको, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, जो कि पूछता है कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन थी, तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक रक्षा मंत्री क्या हो गया? फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर। देखो, इंदिरा गांधी भी रक्षा मंत्री थी, उन्होंने रक्षा मंत्री पद का अतिरिक्त भार ग्रहण किया था, लेकिन वो 1 साल बाद उसे छोड़ दिया था। तो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रखना। अगर पूछे पहली महिला रक्षा मंत्री तो आंसर होगा इंदिरा गांधी। अगर पूछे पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री, पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री, तो आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण होगा। अच्छा देखो, जो रेगुलर हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं ना, उन्हें मैं इंदिरा गांधी से लिंक करके एक पॉइंट भी याद कराता हूं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। कब मिला था? 1971 को। और 1971 से लिंक करके मैं आपको क्या याद कराता हूं कि इस समय किसकी स्थापना हुई थी। तो जो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है, मैंने एक स्टोरी अटैच कर रखी है इससे। 1971 को भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और युद्ध होता है तो देश की इकोनॉमी डाउन हो जाती है। तो इकोनॉमी से हमने बनाया था वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की स्थापना हुई थी 1971 को। चलो फिर अधूरा क्यों छोड़े? हेडक्वार्टर और मैंने आपको चेयरपर्सन भी याद कराए थे इसी स्टोरी से। युद्ध हो रहा है, युद्ध में मिलिट्री है, मिलिट्री कहाँ रहती है? कॉलोनियां बना करके रहती है। तो कॉलोनी से कोलोगनी स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। चेयरमैन, भाई युद्ध हो रहा है तो लास्ट से बिछ जाएगी, तो लास्ट से हमने याद करा था क्लास स्वेब इसके चेयरमैन है। तो देख रहे हैं आप लोग, लिंक करके पढ़ने में कितना मजा आता है। और
यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं एक्चुअली। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं संदीप, उन्होंने मुझे बताया था कमेंट बॉक्स में कि 22 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में उनका रेलवे ग्रुप डी का पेपर था और वहां पे ये प्रश्न आया था पूर्णकालिक महिला वाला। तो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों से कहता हूँ अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह होता है या आपके पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या एग्जाम पेपर क्वेश्चन है जो आपको लगता है ये हमारी करंट अफेयर सीरीज का हिस्सा होना चाहिए, तो आप मुझे वो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में टाइप करके, मैं उसे देख लूंगा, अच्छा लगा तो हम उसे जरूर शेयर करेंगे आपके नाम के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजीव चोपड़ा। तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को एनसीसी के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अरे एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसका मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हिंदी में बोलेंगे तो एकता और अनुशासन। और इसके डायरेक्टर जनरल तो कौन बन गए हैं? राजीव चोपड़ा बन गए। अच्छा, आप लोगों को पता है ना मैं आप लोगों के बारे में कितना सोचता हूं, इसीलिए तो मैंने ऑप्शन को इस तरह से सेट किया है जानबूझकर कि आपका मैं रिवीजन करा सकूं। जैसे कि ऑप्शन बी देखो, राजेश चंद्र। देखो जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने थे राजेश चंद्र। ऑप्शन सी है सौरभ कुमार। तो 4 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने थे सौरभ कुमार। अच्छा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या होती है? अगर आपको ये समझ में नहीं आया, वैसे जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नए लोग जुड़े हुए हैं, देखो जो ये रिवीजन पॉइंट होते हैं ना, इसके लिए आगे में डेट इसीलिए देता हूं। अगर कोई रिवीजन पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे जो डेट दे रखी है उस पे सर्च मारें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उस डेट वाले करंट अफेयर्स को देख लें, आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आगे डेट बोलता हूं, ताकि जो नए बंदे हैं उनको अगर कोई रिवीजन पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो उस डेट का करंट अफेयर्स में जाकर के वो अपने फंडे क्लियर कर लें, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम खर्च ना करना पड़े ये चीज सर्च मारने में। वैसे ये सब सर्च करने में मुझे खुद को आधा 1 घंटा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, करेंगे आपके लिए इतना। और अगला ऑप्शन डी क्या है? एम नागेश्वर। तो एम नागेश्वर को सीबीआई का अंतरिम यानी कि इंटरिम निदेशक बनाया था। आपको पता होगा मैंने बताया था आलोक वर्मा को हटा दिया था, तो उनकी जगह ये बने थे इंटरिम डायरेक्टर, यानी कि जब तक कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं आ जाता तब तक बनाया गया इनको इंटरिम डायरेक्टर। मैंने बताया था इंटरिम मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए। तो जो लोग रेगुलर हमारा करंट अफेयर्स देख रहे होंगे उन्हें सारे ये रिवीजन पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े साइक्लोथॉन का समापन कहां हुआ है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। तो अभी हाल ही में विश्व के सबसे बड़े साइक्लोथॉन का समापन हुआ है दिल्ली में, और इस साइक्लोथॉन का नाम क्या था? स्वस्थ भारत यात्रा। अच्छा, इस साइक्लोथॉन जो यात्रा थी इसका उद्देश्य क्या था? तो ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट फोर्टिफाइड के संदेश का प्रचार करना इसका मेन उद्देश्य था। बेसिकली ये 6 अलग अलग स्थानों से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म कहां पे हुई? दिल्ली में। इसलिए हमने प्रश्न में बोला समापन कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ है, क्योंकि शुरुआत तो इसकी अलग अलग 6 स्थानों से हुई थी। अच्छा, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया, यानी कि इसका आयोजन किसने किया? तो आंसर होगा फसाए, FSSAI। तो इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा देखो, फसाई से एक वेरी इंपॉर्टेंट करंट की न्यूज मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। फसाई ने फूड पैकेजिंग का एक नया नियम निकाला है जो कि 1 जुलाई से लागू होगा। अच्छा, वो नया नियम क्या है तो वो जान लो। तो आपको पता है रिसाइकल्ड जो प्लास्टिक होती है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक के बारे में समझ में आता है ना क्या होती है? जो प्लास्टिक को हम यूज करके फेंक देते हैं, फिर वो सारी प्लास्टिक वापस से फैक्ट्री में जाती है, वहाँ पे केमिकल वगैरह जो भी डाल करके वो प्रोसेस होता है, उसे वापस से जो हमारी फेंकी हुई प्लास्टिक है उसे फिर से यूज करने लायक बनाया जाता है। तो फसाई ने कहा है यही कि ये जो भैया रिसाइकल्ड वाली प्लास्टिक है ना, इसे आप फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल नहीं करोगे, यानी कि जो फूड खाना जो भी फूड आता है ना मार्केट में उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, तो वो प्लास्टिक आपकी रिसाइकल्ड वाली प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा है फसाई ने। और ये रूल कब से लागू हो जाएगा? 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। अच्छा, फसाई का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। और CEO कौन है? पवन अग्रवाल है। तो ध्यान रखना, एक प्रश्न में हमने 2 प्रश्न क्लियर कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दे दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मद्रास हाईकोर्ट ने। तो अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री की परमिशन दे दी है। एक्चुअल में अभी ई फार्मेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि दवाइयों को ऑनलाइन नहीं बेच सकते हो, लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी दे दी है। अच्छा, मद्रास जो है चेन्नई का पुराना नाम है। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं अनूप चौरसिया, उन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया था कि RPF
PFSI का पेपर हुआ था उनका 13 जनवरी 2019 को। वहां पे प्रश्न आया था कि पुदुचेरी का हाईकोर्ट कहां पर है। तो आपको बता दूं एक्चुअल में पुदुचेरी के पास कोई हाईकोर्ट नहीं है, तो ये जो मद्रास का हाईकोर्ट है ना, यही पुदुचेरी के मामले देखता है। तो याद रखना ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, और मैं हमसे हमेशा कहता हूँ एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए होते हैं ना, खासतौर पर स्टेटिक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 100% 200% रिपीट होते ही होते हैं। तो अगर आपका कोई रिसेंटली एग्जाम हुआ है या कोई एग्जाम का क्वेश्चन आपके पास है या कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट न्यूज आपके पास है, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास है, जो आपको लगता है कि वो हमारे करंट अफेयर्स की जो सीरीज है इसका हिस्सा होना चाहिए, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर दिया करो। जो भी नया वीडियो अपलोड हो ना, उसके कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो ताकि वो मुझ तक पहुंच जाए। अगर वो लगा मुझे इस लायक तो मैं आपके नाम के साथ उसे जरूर वीडियो में इंक्लूड करूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित विचारों को वाणी में बदलने योग्य प्रणाली मतलब कोई एक सिस्टम हो गया, किसने विकसित की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। तो अभी हाल ही में यूएसए में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड एक सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम है क्या? तो देखो, जो भी आप सोच रहे होंगे ना, उसे आवाज का रूप दे दिया जाएगा इस टेक्नोलॉजी, इस सिस्टम की मदद से। जैसे आप बहुत सी बार कहते हो ना, यार मैं बोलने की तो सोचता हूं पर बोल नहीं पाता हूं, तो अब आप नहीं बोलोगे, आप सोचो, बोलने का काम ये टेक्नोलॉजी कर देगी। मतलब जो आप सोच रहे हो वो बोल दिया जाएगा इस टेक्नोलॉजी की मदद से। आपको बता दूं, बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सिस्टम है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते हैं। तो उन लोगों को बोलने की शक्ति प्रदान करेगी ये टेक्नोलॉजी। काफी अच्छी लगी मुझे। अच्छा देखो, अब केवल और केवल फिर से एक बार फिर आप लोगों के लिए मैंने जानबूझ करके ऑप्शन को इस तरह से सेट किया है कि मैं आपका रिवीजन करा सकूं। ऑप्शन आप देखिए, बी क्या है, आईआईटी रोपड़। तो कुछ याद आया आप लोगों को? अगर आप रेगुलर हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जरूर याद आया होगा। 25 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईआईटी रोपड़ ने नेत्रहीन लोगों को नोट, जो आपकी करेंसी होगी ना, करेंसी नोट, उसकी पहचान कराने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अच्छा, उसका नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी कहा था ये नाम मुझे बड़ा पसंद है। उसका नाम है रोशनी। क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल ऐप है ना, ये उन अंधे लोगों के लिए, उन नेत्रहीन लोगों के लिए आंखों की रोशनी का काम कर रहा है। तो इसका नाम भी क्या है? रोशनी है ना? अच्छी बात। ऑप्शन सी क्या है? आईआईटी हैदराबाद। तो जनवरी में हमने पढ़ा था, अभी जनवरी के करंट अफेयर्स में ही हमने पढ़ा था कि आईआईटी हैदराबाद अपने स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच देने वाला देश का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है, और विश्व का तीसरे नंबर का इंस्टीट्यूट बन गया है आईआईटी हैदराबाद, जो अपने स्टूडेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोर्स देगा, ब्रांच देगा। ऑप्शन डी क्या है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो कल ही तो हमने पढ़ा था, डायबिटीज पेशेंट के लिए आर्टिफिशियल पेनक्रियाज मोबाइल ऐप, हिंदी में बोलेंगे तो कृत्रिम अग्नाशय ऐप, विकसित की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो देखा आप लोगों ने, एक प्रश्न से हमने 4 प्रश्न कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीपीआरआई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला कहां रखी गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नासिक में। अब सीपीआरआई की फुल फॉर्म क्या हो गई? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अभी हाल ही में सीपीआरआई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला महाराष्ट्र के नासिक में रखी गई है। मतलब क्या हो गया? अब जो भी पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनेंगे ना, उनकी टेस्टिंग यहीं पे होगी, इसी लैब में टेस्टिंग होगी, और यहीं से उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो पहले बनने के बाद टेस्टिंग के लिए जाता है, और टेस्टिंग अगर वो सही है तो उसे फिर सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हो आईएसआई मार्क होता है, सर्टिफिकेशन कि वो आईएसआई मार्क्ड है, इसको टेस्ट कर लिया गया है, ये सही है, उसके बाद उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो वो चीजें यहीं पे होंगी। अच्छा, हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो आंसर होगा आरके सिंह। अच्छा, मैंने कहा नासिक में, तो नासिक से आप लिंक करो तो आपको कुछ याद आया होगा। 20 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था, भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलूं तो डिफेंस इनोवेशन हब, कहां स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा नासिक, महाराष्ट्र में, और पहला तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2019 को। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 2019 को आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। अच्छा, आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले रशियन साइंटिस्ट, क्या नाम था, दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने डिजाइन किया था। कब किया था? तो आंसर होगा 1869 में। अच्छा, मैंने बोला जैसे ही 1869, तो 1869 से आप क्या लिंक कर सकते हो? देखो, मैंने आपको कल ही बताया था महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अब आपको क्लिक कर गया होगा,
2 अक्टूबर 1869 को। तो आप कह सकते हो 2019 को मेंडेलीव द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल की 150वीं वर्षगांठ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना महात्मा गांधी जी की भी तो हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज अभी मैंने पकड़ी है। अब आपको ये भी, अगर कोई साइंस पढ़ता है तो उसे अब ये याद रखना आसान हो जाएगा 1869, क्योंकि महात्मा गांधी जी का सन भी क्या था जन्म का 1869, और पहली पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी मेंडेलीव ने वो भी 1869। तो अब देखो लिंक करने से यही फायदा होता है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने कब 2019 को आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसे घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने किसान सुविधा ऋण की शुरुआत की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो अभी हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसानों के लिए किसान सुविधा ऋण की शुरुआत की है। अच्छा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने ये शुरुआत की है तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए और इसके एमडी सीईओ भी। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है, और इसका एमडी सीईओ कौन है? समित घोष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब ने मिलकर के कौन सी मुद्रा लॉन्च की है, यानी कि उस मुद्रा का नाम क्या है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एबर। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया ने मिलकर के एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है और इसका नाम क्या रखा है? एबर रखा है। एक्चुअल में बता दूं आपको, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है और जो सऊदी अरबिया है वो दोनों अब आपस में जब भी व्यापार करेंगे ना तो वो इसी मुद्रा में करेंगे, एबर नाम की मुद्रा में करेंगे। आपको बता दूं, ये जो एबर है वो एक डिजिटल करेंसी है, या जिसे आप लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम से, जैसे कि आपने सुना होगा ना बिटकॉइन वगैरह, बस वैसे ही। तो एबर का नाम आप लोग याद रखेंगे। अब बात हुई है यूनाइटेड अरब अमीरात की और सऊदी अरबिया की, जो मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। पहले आप देखिए यूएई को मैप में, ये रहा यूनाइटेड अरब अमीरात। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अच्छा, याद रखना जो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? दुबई में है। अच्छा, सऊदी अरबिया की बात करेंगे तो ये रहा सऊदी अरबिया। कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। तो इस प्रश्न से आपको एबर का नाम याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने डीआईपीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो अभी हाल ही में सरकार ने डीआईपीपी का नाम बदल करके डीपीआईआईटी कर दिया है। फुल फॉर्म की भाषा में बोलूंगा तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इसका पहला नाम था, बदल करके क्या कर दिया? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब बेसिकली आपको समझ में नहीं आया होगा ये डीआईपीपी होता क्या है। तो जो स्टार्टअप होते हैं ना, स्टार्टअप से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनको निपटाने का ये काम करती है, ये एक डिपार्टमेंट है उनके लिए। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में हमने आपसे पूछा था हाल ही में शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, 30 जनवरी को। तो देखो आप सभी ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है और आप में से ज्यादातर ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जिन्होंने आंसर को डिटेल में लिखा है, सबसे पहले तो उनकी मेहनत को, उनके डेडिकेशन और उनके पढ़ने की ललक को मैं सल्यूट करता हूं और विद रेस्पेक्ट उन सबके नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। अनूप चौरसिया, शिवम, मयंक, वंदना, सत्यवान, निशा, अजीत, संदीप, मोहम्मद कौशल, अंकित सर, अरविंद सिंह, बिशमलाल, ब्योरा, मनोज, रमेश, सिम्मी, पूनम, रीमा रॉय, संतोष, किरण, नेहा, आरती, अमृता, अविरल, मधुस्मिता, प्रदीप, कैरी, राहुल, मनीषा, कीर्ति, मोहन, महादेव, नीतीश जी, क्रिस्टीना, अंजलि खुराना, एनिमल वर्ल्ड, विकास, जीवन, कांता जी, राधेश्याम, राजा, आकाश, संजय, राखी, हनी, प्रिया, डीआरएक्स अशोक, किरण, ज्योति, शुभांशु। काफी अच्छा लगा, इन लोगों ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। और देखिए अगर आप लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने आंसर को डिटेल में नहीं लिखा है या फिर आपने कमेंट करने में बहुत टाइम ले लिया है जब तक लिस्ट बन चुकी होती है। तो कोशिश करा करो आप जल्दी कमेंट कर दो। और बाकियों से मैं कहूंगा कि अगर ये लोग डिटेल में लिख सकते हैं तो आप क्यों नहीं लिख सकते? देखो अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप गूगल करके लिखा करो, क्योंकि जब आप गूगल करोगे, देखो मुझे पता है मेहनत तो लगेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, सिलेक्शन चाहिए, तो मेहनत तो आप मान लो। आपको कभी टाइम नहीं देखना है पढ़ते वक्त कि इतना टाइम में पढ़ लिया, इतना टाइम पढ़ लिया, और कभी मेहनत नहीं देखनी है। ये चीजें तो आपको भूल ही जाना है। तो गूगल करा करो, गूगल करने से आपको 4 नई जानकारियां मिलेगी। और याद रखना, जब आप गूगल सर्च करोगे ना, एक अच्छी आदत आप में डलेगी और आप मेहनत करना सीखोगे।
सबसे बड़ी बात। और जब आप खुद से मेहनत करोगे ना तो वो टॉपिक आपका, मानो यकीन मेरा, सबसे स्ट्रांग होगा। मैं डेली एक ही तो प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, और आप देखना 1 महीने के अंदर आपके खुद के अपने 30 टॉपिक स्ट्रांग होंगे। और आप दावा करोगे कि वो 30 टॉपिक आपके जितने स्ट्रांग होंगे ना, उतने वो किसी के भी स्ट्रांग नहीं होंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर से, एक पॉजिटिव चेंज, एक कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा, मेरी बात का यकीन करना। चलो बात करते हैं आज के प्रश्न की। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग फिर से नोटिस करेंगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मैंने स्टार्टिंग में और वीडियो के बीच में बोलना बंद कर दिया है। मुझे लगा आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि देखिए आप लोग के कमेंट जब मैं पढ़ता हूं मैं आप लोगों के कमेंट, तो बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हो, इतना पॉजिटिव कमेंट करते हो ना आप लोग, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी मुझे समय मिला तो मैं आप लोग के कमेंट शेयर करूंगा स्क्रीन पे। आप लोग इतने अच्छे हो ना, आप में से कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं, वो मेरे लिए, एक बार मैं बोलता हूं आप लोगों से कि प्लीज शेयर कर दो, इसे सपोर्ट कर दो। वो इतने प्यारे हैं कि दूसरे लोगों से कमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मेरी जगह कि आप इसे शेयर करो, आप इसे लाइक करो। इतने प्यारे हैं, मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उनके कमेंट। तो उनमें से कुछ कहते हैं कि हम नोट्स भी लिखते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं इनको बनाने में, आप यकीन नहीं मानेंगे। और फिर मैं ही आपको डिस्टर्ब कर दूं बीच में, लाइक करो, शेयर करो, फालतू की चीजें बोल करके। तो बस यही मैंने सोचा, और इसीलिए मैंने अब स्टार्टिंग में बोलना बंद कर दिया। और वैसे देखो, मैं बोलूं भी ना, मुझे पता है आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे बिना बोले ही मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ नए लोग हैं, उन्हें नहीं पता, तो मुझे बोलना पड़ता है। प्लीज, अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा है, स्टार्टिंग में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, अगर ये आपको काम अच्छा लगा है, या फिर आपको वीडियो से फायदा हुआ है किसी भी तरह से, अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। और आपका जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे इसे शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। देखो, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है, इसे आप ही को बढ़ाना है। देखो, आप लोग के कमेंट आते हैं ना, तो मुझे एक एनर्जी मिलती है। आप लोग शेयर करते हो, सपोर्ट करते हो, तो मुझे एक उत्साहित मिलता है, एक मनोबल बढ़ता है कि यार आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, आपको ये चीज अच्छी लग रही है, यानी कि मुझे एक इंडिकेशन है कि मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूं। आप लोगों का साथ है, तो आप लोगों का साथ है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है, वो फटाक से इसको डिसलाइक कर देते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप फटाक से लाइक क्यों नहीं करते हो? फटाक से मत करो, आराम से कर दो। आपको तो केवल टच करना है लाइक करने के लिए, क्या इतना भी नहीं कर सकते हो आप? अगर वो डिसलाइक करने वाले नेगेटिव बंदे ईमानदारी से अपनी नेगेटिविटी शो करते हैं, तो आप पॉजिटिव लोग ईमानदारी से अपनी पॉजिटिविटी शो क्यों नहीं करते हो? क्या आप पॉजिटिव नहीं हो? सोचना इस बारे में। तो हमारा आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य ने पहली स्वदेश दर्शन परियोजना को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा। आंसर डिटेल में दीजिएगा, कोशिश करिएगा राज्य के बारे में डिटेल में लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन आप कोशिश करिएगा, कितना आप लिख सकते हो अब ये आपकी क्रिएटिविटी है। आप मुझे जरूर बताइएगा आपको ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लग रही है, स्पेशली आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं, मुझे काफी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग करेक्ट जीके ट्रिक्स।